Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Sam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our topic that is evolution of seed habit. चैप्टर नंबर 9 यानी कि किंगडम प्लांटी के इस टॉपिक के अंदर हम बेसिकली बात करेंगे कि जो आजकल हमें प्लांट्स नज़र आते हैं वो सारे के सारे सीडेड प्लांट्स हैं। इसका मतलब है कि उनके पास सीड है, उनके पास बीज है। तो ये बीज कैसे बना, बेसिकली यही कहलाता है एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। यानी कि हैबिट हम बोलते हैं आदत को, एवोल्यूशन सीड जो है उसकी एवोल्यूशन हुई है। सीड पहले कुछ और चीज़ थी, जो इससे पहले वाले जो प्लांट्स थे उनमें सीड नहीं था, कुछ और तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे। लेकिन अब प्लांट्स ने क्या बनाया है, सीड्स बनाया है। और सीड बनाने के बाद आज प्लांट्स जो हैं वो इस लैंड के ऊपर डोमिनेट हो चुके हैं, आपके पास सीडेड प्लांट्स कहलाते हैं। तो इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। अगर आप थोड़ा सा बैक जाएं इसी चैप्टर के ऊपर, आपने या बल्कि आप पहले 6 चैप्टर पे जाएं जहाँ पर आपने साइनोबैक्टीरिया एंड एज वेल एज एल्गी के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, क्लोरोफिल जो है उसकी डेवलपमेंट हुई, देन क्लोरोप्लास्ट की डेवलपमेंट हुई। फिर आपने ब्रायोफाइट्स पढ़े जो कि आपके पास प्लांट्स कहलाते हैं। फिर आपने टेरिडोफाइट्स पढ़े। टेरिडोफाइट्स में भी आपने क्या, सबसे पहले ऐसे प्लांट्स को पढ़ा जहाँ पर लीफ स्ट्रक्चर्स जो थे वो मौजूद ही नहीं थे, इनेशंस मौजूद थी। इसी तरह से रूट भी प्रेजेंट नहीं थी, लाइक रूट की प्रेजेंस जो थी वो भी नहीं थी। इसी तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो थे वो बाद में डेवलप, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं डेवलपमेंट या एवोल्यूशन आपको मज़ीद देखने को मिल रही है। आप कहते हैं कि पहले वाले जो प्लांट्स थे वो सिंपल थे, अब प्लांट्स क्या होना शुरू हो गए हैं, कम्प्लेक्स होना शुरू हो गए हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट भी बेसिकली क्या है कि सीड भी इवॉल्व हुआ है। ये हैबिट्स जो है वो प्लांट्स ने अडॉप्ट की है, और ये अडॉप्ट करने के बाद आज जो इस दुनिया के ऊपर आपको प्लांट्स नज़र आते हैं वो मोस्ट सक्सेसिव प्लांट्स हैं, और उनका सर्वाइवलशिप जो है वो बहुत ज़्यादा है। देखें, होमोस्पोरी एंड हेट्रोस्पोरी, ये पहले आपको कंसेप्ट जो है वो आना चाहिए। सीड क्यों बनाया गया, सीड बनाने की ज़रूरत क्या थी, और कौन कौन से प्रोसेसेस उसमें हुए हैं, वो इंशाल्लाह हम अपने टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप जो है वो आपको सीड के बारे में पता होना चाहिए। सीड बेसिकली क्या है, आप कहते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ओव्यूल एग को भी बोलते हैं। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ऐसा ओव्यूल जो फर्टिलाइज हो चुका है, ऐसा एग जिसकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, जिसको आप जाइगोट बोलते हैं, तो ये अब आपके पास क्या कहलाएगा, सीड कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया। अब ओव्यूल इन द केस ऑफ प्लांट्स जो है वो क्या होगा, आप कहते हैं कि ये जो है आपके पास इंटेगुमेंटेड है। इंटेगुमेंट का मतलब क्या है, उसके इर्द गिर्द क्या हैं, दीवारें मौजूद हैं जो इसकी हिफाजत करती हैं। इंडेहिसेंट, इंडेहिसेंट का मतलब क्या है कि वो अपनी जगह पर मौजूद है, उसकी डेहिसेंस नहीं हो रही। डेहिसेंस क्या होती है, जब भी कोई पहले स्पोर बनते थे तो स्पोरेंजियम खुलता था, स्प्लिट होता था, जैसे आपने पॉलीट्राइकम के अंदर पढ़ रखा है, जैसे आपने एडियंटम के अंदर पढ़ा है, जहाँ पर आपने वो जो है स्टोमियम, आपने देखा कि स्टोमियम के जो सेल हैं वो क्या करते हैं, स्टोमियल सेल रप्चर करते हैं तो उसमें से स्पोर जो है वो बाहर आ जाते हैं। ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता हमें। ये आपके पास जो ओव्यूल होता है ये इंटेगुमेंटेड होता है, इंडेहिसेंस मेगास्पोरेंजियम होता है। यानी कि अब ये जो मेगास्पोरेंजियम है इसने प्लांट के साथ ही रहना है, और स्पेशली खास तौर पर आपके पास जो प्लांट है वो कौन सा, स्पोरोफाइट। आप कहेंगे कि स्पोरोफाइट के साथ ये ओव्यूल अब अटैच रहेगा, उससे अलग नहीं होगा। ये आपके पास क्या कहलाती है, इंटेगुमेंट इंडेहिसेंट मेगास्पोरेंजियम इज कॉल्ड ओव्यूल। और फर्टिलाइज्ड एग जो है वो आपके पास, या फर्टिलाइज्ड ओव्यूल आपके पास क्या कहलाता है, सीड कहलाता है। एग का वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। नेक्स्ट हमने देखना है कि ये बनाया क्यों गया, इसकी ज़रूरत क्यों आई पेश, क्योंकि हर चीज़ ये चाहती है कि वो अपनी स्पीशीज़ के अंदर इजाफा करे, मतलब अपने सर्वाइवल को क्या करे, मैक्सिमम करे। इस लैंड के ऊपर जो कि बड़ा हार्श किस्म का जो है, बड़ा ही सीवियर किस्म का माहौल है, इसके अंदर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था।
तो उन्होंने क्या किया, अपने अंदर सीड की डेवलपमेंट की। सीड डेवलपमेंट से क्या हुआ, उनके अंदर जो सर्वाइवल शिप है वो ज़्यादा हो गया, क्योंकि सीड जो है वो डॉर्मेंट फेज में भी चला जाता है, खाबीदगी की हालत आप बोलते हैं उसमें चला जाता है, और फिर जब टाइम आता है, सूटेबल कंडीशंस आती हैं, वो जर्मिनेट कर जाता है। उसको आप 2 साल 3 साल 4 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जब आप उसको ग्रो करवाएंगे तो वो आसानी के साथ कर जाएगा। फिर साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर एक कोट बना दिया है। कोट बनाने का फ़ायदा क्या होगा कि जो उसके अंदर बेसिकली नन्हा पौधा है वो उसके अंदर महफूज है, साथ ही उसको एंडोस्पर्म बना के जो है फूड वो दे दी है। इट्स मीन के सर्वाइवलशिप को मैक्सिमाइज किया है। तो इनका सर्वाइवलशिप मैक्सिमम क्यों हुआ है, क्योंकि इन्होंने अपने जो जितने भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेगास्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, प्लांट्स ने उनको क्या किया है, प्रोटेक्ट किया है। उसके इर्द गिर्द जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनाई हैं, लेयर्स बनाई हैं। ये लेयर्स बनाने का फ़ायदा क्या हुआ कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटेक्टेड हो गए हैं। जो सीड बना रहे हैं वो प्रोटेक्टेड हो गया, बाद में तो उसको फ्रूट से भी प्रोटेक्ट किया गया है, जो कि डिस्पर्सल में जो है वो मदद देता है। इतनी सारी प्रोटेक्शन करने का मकसद क्या था कि प्लांट जो है वो इजीली इस लैंड के ऊपर इसके माहौल को क्या कर सकें, अडॉप्ट कर सकें। तो ये बेसिक था सीड बनाने का फ़ायदा। सर्वाइवलशिप के अंदर जो है ना वो उसके चांसेस को मैक्सिमाइज करना और स्पीशी के नंबर को क्या करना, बढ़ाना। अब कौन कौन सी चेंजेस आई हैं, कौन कौन सी मॉडिफिकेशन आई हैं कि सीड कैसे बना, अब ये हमारा सवाल है। नेक्स्ट, सीड जी बनाया सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी। अगर आप पीछे जाएं थोड़ा सा तो आप कहते हैं कि जैसे आपने एल्गी के अंदर पढ़ा, जैसे आपने ब्रायोफाइट्स के अंदर पढ़ा, सारे जो आपने वो वाले प्लांट्स पढ़े हैं तो आप कहते हैं वो सारे के सारे होमोस्पोरस हैं। होमोस्पोरस का मतलब क्या होता है कि एक जैसे ही स्पोर होते हैं। लेकिन हेटेरोस्पोर क्यों बनाए गए, इस तरफ क्यों आए? अगर इस तरफ नहीं आएंगे तो सीड नहीं बनेगा। देखें, होमोस्पोर्स में 2 तरह के स्पोर, एक ऐसे स्पोर जिनका साइज जो था वो छोटा था और एक ऐसे स्पोर बनाए जिनका साइज जो था वो बड़ा था। अब बड़े वाले को क्या बोल दिया, मेगास्पोर बोल दिया। और मेगास्पोर जो है ये आपको पता है, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहीं से बेसिकली क्या कर दिया, यहाँ पर प्लांट्स ने खुद को ऐसे माहौल के अंदर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपके पास क्या है, हार्श है, जिसको मैंने आपको लैंड बताया है। और यहाँ पर ये क्या करेंगे, ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज अप्लाई करेंगे जिससे इनका जो सर्वाइवलशिप है वो मैक्सिमम। इनको लगा कि होमोस्पोरी जो है वो इतनी बेनिफिशियल नहीं है, तो हमें हेटेरोस्पोरी की तरफ जाना है, हमें सीड बनाना है। तो पहला काम क्या किया, इन्होंने मेगास्पोर बनाया और माइक्रोस्पोर जो थे उनको अलग अलग कर दिया। माइक्रोस्पोर जो थे वो मेल के साथ मंसूब हो गए क्योंकि उनका साइज छोटा होता है, और मेगास्पोरेंजियम जो है उसके अंदर एक स्पोर लगता है मेगास्पोर, उसको किससे बना दिया, फीमेल के साथ। क्योंकि जब ये मेगास्पोर गिरता था, ये जर्मिनेट करता था, तो इससे फीमेल गैमेटोफाइट बनता था। मेगास्पोर से हमेशा फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। जो माइक्रोस्पोर होगा इससे कौन सा बनेगा, दैट इज़ द मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इस तरह से अब आपके पास ये क्या हो चुका है, बेसिकली इसको इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये पहला स्टेप था टूवर्ड द सीड हैबिट, इन्होंने सीड बनाना था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिटेंशन एंड द जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन मेगास्पोरेंजियम। इसी में सारे आपके ये जितने भी हैं ना, ये स्टेप इसी स्टेप के अंदर बेसिकली क्या होने हैं, डिस्कस होने हैं। सबसे पहले क्या किया जी, जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम। कि ये मिसाल के तौर पर इन्होंने क्या बनाया है, मेगास्पोरेंजियम बनाया है, और इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल बनेगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल। आप लिख लें किसी जगह पर, दिस इज मेगास्पोर मदर सेल बना है, जो बेसिकली क्या है, 2n स्ट्रक्चर है। और उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, इसके इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव सेल्स बनाना शुरू हो गए, जिसको इन्होंने न्यूसेलस का नाम दे दिया। अब ये क्या बन चुका है, न्यूसेलस। ये प्रोटेक्टिव सेल्स हैं, प्रोटेक्शन की है, इंटेगुमेंटेड किया है इसको, इसके इर्द गिर्द लेयर्स बनाई हैं ताकि ये क्या हो सके, महफूज हो सके। और साथ ही साथ इसके इर्द गिर्द और भी इंटेगुमेंट्स बनाई गई हैं। ये इंटेगुमेंट्स बनाने का फ़ायदा क्या था, ताकि ये वाला जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसको अब आप क्या बोलने जा रहे हैं, मेगास्पोरेंजियम के अंदर लगा हुआ मेगास्पोर है, इसको मज़ीद क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए।
इसकी हिफाजत की जाए। ठीक है, तो इस तरह से इसके इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव लेयर्स यानी कि इंटेगुमेंट्स बनाए गए। अब ये जो आपके पास मेगास्पोरेंजियम जो है उसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल है, इसके अंदर क्या होती है, डिवीजन होती है। डिवीजन होने के बाद बेसिकली ये एक सेल कितने सेल्स के अंदर डिवाइड कर जाता है, 4 सेल्स के अंदर, 1 2 3 एंड एज वेल एज 4। तो एक सेल कितने सेल्स के अंदर डिवाइड हुआ है, 4 सेल्स के अंदर हुआ है। अब इनका नंबर क्या हो चुका है, n हो चुका है, यानी कि ये सारे के सारे सेल्स को क्या हैं, हैप्लॉइड सेल्स हैं। ठीक हो गया, तो इसने हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो बनाए हैं। अब हैप्लॉइड सेल्स बनाने के बाद इन्होंने क्या किया है, 3 सेल्स को डिसइंटीग्रेट कर दिया है। ये अब ये डिसइंटीग्रेट हो गए, मतलब इनको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा एक और पॉइंट भी है, लिखा हुआ है कि सिंगल मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम। यहाँ से ये बात भी आ जाती है कि इन्होंने अब ये जो मेगास्पोर बन चुका है ये सिंगल है, हैप्लॉइड है, सिंगल है, और एक स्पोरेंजियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही है। अब इसने क्या करना है, ये सबसे पहला काम करेगा, ये ग्रीन से बना रहा हूँ, ये काम करेगा जी, यहाँ पर आपके पास एम्ब्रियो सैक बनाएगा। ये एक सैक बनाएगा, एक थैली बनाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज एम्ब्रियो सैक। तो इसने एम्ब्रियो सैक बनानी है। अब ये आपके पास हैप्लॉइड है, फर्दर इसने माइटोटिकली क्या करना है, डिवाइड करना है। और ये डिवाइड कैसे करता है, इसकी डिवीजन मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ये वही आपके पास क्या था, मेगास्पोरेंजियम था। अब इसने खुद को डिवाइड करना है, जर्मिनेट करना है, जर्मिनेशन इसकी होनी है। तो किस तरह से, तो ये 8 न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड होता है। 3 आपके पास जो है वो ऊपर चले जाते हैं, 2 जो हैं वो सेंटर में रह जाते हैं, और इसी तरह से 3 ही आपके पास नीचे आ जाते हैं। तो ये जो सेंटर में आपके पास जो है इलोंगेटेड होता है, दिस इज कॉल्ड एग। ये अब आपके पास एग या क्या कहलाएगा, ओव्यूल कहलाएगा। ठीक है, अब ये एग है, ये आपके पास हैप्लॉइड होता है। बेसिकली ये क्या है, फीमेल गैमीटोफाइट है, फीमेल गैमीट्स है। ठीक है ना, तो जर्मिनेट किया है किसने, मेगास्पोर ने। बेसिकली ये इसकी जर्मिनेशन हो रही है, ये जितनी भी इसके अंदर चेंजेस आ रही हैं ये इसकी जर्मिनेशन है। और ये रिटेन रहा है किसके अंदर, इन्हीं इंटेगुमेंट्स के अंदर रिटेन रहा है, ये बाहर नहीं निकला। आपने देखा था कि पहले जब मेगास्पोरेंजियम बन जाते थे तो वो गिरते थे, उसमें से निकल आते थे और स्पोरोफाइट से निकलते थे, निकल कर जब वो ज़मीन पर गिरते थे देन वो गैमीटोफाइट बनाते। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये रिटेन रहा है, अपनी जगह पर मौजूद रहा है। देखें इसके अंदर ये मौजूद रहा है और इसकी फिर जर्मिनेशन भी होगी और उससे क्या बन चुका है, एग बन चुका। और ये इसके साथ 2 जो होते हैं सेनर्जिड्स होते हैं, इसको एग अपरेटस बोलते हैं। ये दरमियान में आपके पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं, इनके साथ एक और न्यूक्लियस मिलकर ये 3N स्ट्रक्चर बनाते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू, जो बाद में एंडोस्पर्म बनाता है। और ये जो आपके पास हैं ये आपके पास कहलाते हैं एंटीपोडल सेल्स। तो यहाँ पर 8 न्यूक्लियाई बनाए गए हैं। ठीक है, इनका फिर फंक्शन भी हम इंशाल्लाह डबल फर्टिलाइजेशन जब आएगी आगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो ये दरमियान वाला का तो मैंने आपको बता दिया कि इसने क्या करना है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन करनी है। अब ये किसके अंदर मौजूद है, इसी के अंदर मौजूद है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता हूँ। यही आपके पास वो एग के 3 सेल्स हो गए, मतलब एग एक सेल और ये एग के जो है दूसरे सेल्स एग अपरेटस, ये आपके पास अपर पोर्शन पर 3 है और ये सेंटर में क्या हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। अब बेसिकली ये इसके अंदर ही रहेगा, इसने बाहर नहीं निकलना, इनडेहिसेंट है ना, मतलब इसकी डेहिसेंस नहीं होगी, इस जगह पर रिटेन रहेगा। तो ये यहाँ पर आप इसका पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। आप कहते हैं कि रिटेंशन ऑफ मेगास्पोरेंजियम, जो मेगास्पोरेंजियम है वो रिटेन रहेगा, मतलब वो अलहदा से कोई गिर कर नया स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बना लेगा। ठीक है, उसके बाद एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट मैंने आपको बता दी है। उसके साथ साथ इसने क्या करना है, मॉडिफिकेशन करनी है। अब ज़रा मैं आपको इसको पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो वो कुछ यूँ होगा। ये आपके पास इसने अपने डिस्टल एंड, डी फॉर डिस्टल एंड डी फॉर दूर, आप याद रख सकते हैं, जो इस ओव्यूल से दूर होगा वहाँ पर ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि स्टिकी होगा, चिपचिपा सा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द स्टिग्मा। ये स्टिग्मा बनाने का इनको बेसिकली क्या फ़ायदा है, क्योंकि जो पोलन उड़ कर आएंगे जो कि मेल के साथ मंसूब हैं,
ठीक है। ये पोलन इसी स्टिग्मा के ऊपर आके क्या करते हैं, अटैच होते हैं। जब इसी स्टिग्मा के ऊपर अटैच होते हैं तो यहाँ पर आपको पता है ये क्या बना पड़ा है, ये वही उसी तरह से 3 सेल, ये दरमियान में 2 और ये आपके पास क्या है, एक सेल, और इसके इर्द गिर्द क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि इंटेगुमेंट्स जो हैं वो पाई जाती हैं। तो जिस जगह पर ये इंटेगुमेंट मौजूद नहीं होती इस जगह को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। इसको हम माइक्रोपाइल का नाम देते हैं क्योंकि ये वो मेन पॉइंट है जहाँ से क्या होना है, मेल गैमेटोफाइट ने आकर इस एग को फर्टिलाइज करना है। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये पोलन्स इसके ऊपर आके गिरेंगी तो ये एक पोलन ट्यूब बनाती जाएंगी। मिसाल के तौर पर ये स्टिग्मा के ऊपर क्या लगी हैं, आके पोलन्स लगी हैं, और ये आपके पास क्या उसके अंदर ओव्यूल पड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो जैसे ही इसके ऊपर आता है तो एक पोलन जब इसके अंदर आती है तो वो 2 में डिवाइड हो जाती है। अब एक ने क्या करना है, एक ट्यूब बनाते हैं ना, ये एक जो है ये ट्यूब बनाता आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। तो बेसिकली ये पोलन ट्यूब भी क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सीड में जो है वो हेल्प करता है। तो ये पोलन ट्यूब यहाँ तक आके इस एग तक पहुँचाएगी। अब जो पीछे वाला होगा वो क्या करता है, वो इसके पीछे पीछे आता जाता है। मसलन वो पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर पहुँचा, फिर यहाँ पर, जब वो इस जगह पर पहुँचता है ना तो ये एक भी आगे फिर 2 में डिवाइड हो जाता है। अब जब ये में 2 में डिवाइड होता है तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, एक एक अलग अलग से 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई हो गए हैं। ये आपके पास मेल गैमेटोफाइट कहलाते हैं। लाइक ये भी आपके पास N होता है और ये भी आपके पास क्या होता है, N। तो एक N जो है वो इस एग के साथ जाके फर्टिलाइज कर देता है। लाइक ये वाला N जो है ये इस एग के साथ फर्टिलाइजेशन हो गई, तो आप कहते हैं एग प्लस ये जो आपके पास N है, एग भी N है, तो ये क्या बन चुका है, 2N बन चुका है। ये आपके पास मेल गैमेटोफाइट है। और ये जो दूसरा है, दूसरा इसके साथ आता जाता है, इसके बिल्कुल पीछे, वो इनके साथ आके क्या कर लेता है, फर्टिलाइजेशन कर लेता है। तो पहले एक N था, फिर उसके साथ N प्लस N। जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो 2 न्यूक्लियाई हैं, ये एक N है, ये दूसरा N है, 2 न्यूक्लियाई, ये तीसरा ये वाला इसके साथ जब मिलता है तो ये एक 3N स्ट्रक्चर बना देते हैं। और ये 3N क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। और एंडोस्पर्म बनाने का फ़ायदा क्या है, जो आपके पास ओव्यूल है अब वो किस में तब्दील हो चुका है, सीड के अंदर तब्दील हो चुका है, अब फर्टिलाइज एग बन चुका है। फर्टिलाइज एग बनने के बाद या फर्टिलाइज ओव्यूल बनने के बाद अब उसने बेसिकली किस में जाना है, जाइगोट, देन एम्ब्रियो, देन उसकी सीडलिंग होनी है, कॉम्प्ले निकलनी है। तो उसको जो खुराक होगी वो ये एंडोस्पर्म जो है ना वो दे रहा होता है। अब क्या होगा, ये जो इसकी इंटेगुमेंट्स होती हैं, ये वाली इंटेगुमेंट्स, ये इसके इर्द गिर्द क्या बना लेती हैं, कोट बना लेती हैं, ठीक है ना। ये ऐसे इसके इर्द गिर्द कोट बना लेती हैं। इस कोट को हम क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सीड कोट, यानी कि छिलका उसके ऊपर वाला जो होता है, जो बड़ा सख्त और हार्ड किस्म का होता है, ये आपके पास जो है वो छिलका बनाता है। और ये जो ओवरी होती है, ये वाली ओवरी जिसके अंदर ये मौजूद है, इसके अंदर इसने पक के क्या बना देना है, फ्रूट बना देना होता है। सो ये क्या बना देगी, फ्रूट बना देगी। तो राइपेंड ओव्यूल आपके पास क्या कहलाता है, सीड कहलाता है, या फर्टिलाइज्ड ओव्यूल आपके पास कहलाएगा सीड। लेकिन राइपेंड ओवरी आपके पास क्या कहलाती है, वो फ्रूट कहलाती है। यही वो ओवरी है जिसने फिर क्या बनाना है, आगे फर्दर जाके फ्रूट बना लेना। लाइक इसने खुद को ऐसे बड़े करते जाना है और ऐसे बड़े करते 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 ये क्या बना देगी, एक फ्रूट बना देगी। और उस फ्रूट के अंदर आपको पता है ये क्या मौजूद है, सीड। आप ऐसे ही देखते हैं कि फ्रूट के अंदर जो है वो सीड मौजूद होता है और फ्रूट ऊपर से खा लिया जाता है और सीड को क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट अब इसी के अंदर हो गए हैं। लाइक मैंने आपको बताया कि वो रिटेन रहा है, उसी के अंदर स्पोरोफाइट की जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है वहाँ पर रिटेन रहा है, वो वहाँ से निकला नहीं है। वहीं पर जर्मिनेशन हुई है, वहीं पर फर्टिलाइजेशन हुई है, वहाँ पर सीड बना और वहाँ से आगे फिर उसने क्या करना है, आगे मतलब नए प्लांट को जो है वो ग्रो करना है, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स, वो भी मैंने आपको बता दी कि ये इंटेगोमेट्स बन चुके हैं। सिंगल मेगास्पोर्स पर स्पोरेंजियम, वो भी मैंने आपको बोला है कि एक स्पोरेंजियम के अंदर सिर्फ एक मेगास्पोर होगा जो फिर फर्दर आके डिवाइड करता है, 8 न्यूक्लियाई बनाता है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद एम्ब्रियो सैक, जब वो एक अकेला रह गया था, बाकी तीनों को डिसइंटीग्रेट कर दिया गया था, तो सबसे पहले उसने एम्ब्रियो सैक बनाई थी। एक आप कह सकते हैं कि एक
सैक बोलते हैं, थैली को, जिसके अंदर बेसिकली क्या होना है, जो नन्हा पौधा है जिसको आप क्या बोलने जा रहे हैं, एम्ब्रियो बोलने जा रहे हैं, उसने उसके अंदर जो है वो अपनी रेजिडेंसी लेनी है, वहाँ पर उसने रहना है। उसके बाद हमारे पास है मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल एंड फॉर द कैप्चर ऑफ पोलन्स। पोलन्स को कैप्चर करने के लिए स्टिग्मा बनाया गया, तो दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी जो है वो पक कर फिर फ्रूट बना देगी, और जो ओव्यूल होगा जब वो पक जाएगा, जब वो अपना सारा कंप्लीट कर लेगा स्ट्रक्चर, जब वो उसकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी होगी, तो वो क्या बना देगा, सीड बना देगा। तो ये टॉपिक जो था ये काफ़ी मुश्किल था, मतलब कि इसमें कंसेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा थे। तो अब आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि मेगास्पोरेंजियम ने क्या बनाना है, फीमेल गैमेटोफाइट, और माइक्रोस्पोरेंजियम ने क्या बनाना है, मेल गैमेटोफाइट। तो इस तरह से जो आपको फूल नज़र आता है ना, बेसिकली पौधों के अंदर जो फूल नज़र आता है वो स्पोरोफाइट का हिस्सा होता है, उससे स्पोर बन के निकलता है, मेगास्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। लेकिन जो गैमेटोफाइट हैं, जब वो उसी फ्लावर के अंदर ये सारा प्रोसेस जो मैंने आपको ये डबल फर्टिलाइजेशन वाला करके दिखाया है, बेसिकली जब ये 8 बनते हैं तो ये फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है, जब ये 2 आपके पास आते हैं तो ये मेल गैमेटोफाइट कहलाते हैं। जब ये गैमेटोफाइट आपस में मिलते हैं तो देन आपके पास क्या बनेगा, एक नया स्पोरोफाइट बनेगा, जो किसकी शक्ल में होता है, सीड की शक्ल में होता है। आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।